अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़रूख तौसीफ़ यूजीआई से पाक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोग जो हैं वो पाक स्टडीज़ के पहले जो 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके, वो हमारे कंक्लूड हो गए हैं। हम लोगों ने जो आखिरी हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने पाकिस्तान की जो इब्तदाई मुश्किलात हैं, अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, उस पर डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से कायदे आज़म जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को उन इब्तदाई मुश्किलात, अर्ली प्रॉब्लम्स से निकालने के लिए क्या काम जो हैं वो किए थे। वो हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो बात कर रखी है। इसमें जो बात करनी उस लेक्चर में रह गई थी, पिछले लेक्चर में, वो ये थी कि इसका जो क्वेश्चन बनता है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात के हवाले से, अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये इम्पॉर्टेंट है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आलमोस्ट ये हर दूसरे साल जो है ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है। तो आपको अगर पिछले लेक्चर्स की कुछ बातें याद हों तो आपको उससे ये अंदाज़ा होगा कि मैंने पहले चैप्टर के बारे में भी आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट की थी, बताया था आपको कि जो पहला लेक्चर है उसमें से भी हर दफ़ा एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बनता है, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इब्तदाई मुश्किलात वाला, अर्ली प्रॉब्लम्स वाला जो है वो इस लेक्चर में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये भी आलमोस्ट हर दूसरे साल रिपीट ज़रूर होता है और इसमें से क्वेश्चन जो है वो बन जाया करता है। तो आपको इस हवाले से जो पेपर प्रिपरेशन है उसमें इन दोनों चैप्टर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत देनी पड़ेगी। आज हम लोग अपना तीसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जियोग्राफ़ी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया। अब हमने इसमें पढ़ना क्या है? जोग्राफिया में जो सबसे पहली चीज़ ज्योग्राफी में आती है वो उसकी लोकेशन होती है, उसका महल्ले वकू होता है किसी भी इलाके का, जिस इलाके के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। फिर महल्ले वकू के साथ साथ हम लोग पर इसमें बात करते हैं इस महल्ले वकू की अहमियत या इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है ये किस जगह पर, किस खित्ते में, किस इलाके में वाक़या है, कब आज़ाद हुआ, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसका एरिया कितना है, एंड पॉपुलेशन जो है अकॉर्डिंग टू रिलीजन उसकी बाइफर्केशन क्या हो सकती है, उसकी तकसीम क्या होगी, हम इस पर भी जो है वो बात करेंगे। देन हम लोग इसके लैटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के लिहाज से ये दुनिया के नक्शे पर अगर आपको ढूंढना पड़े तो आप कहाँ पर, किन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उसको तलाश कर सकेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो ज़ुबानें बोली जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं, बड़ी ज़ुबानें, उनका ज़िक्र करेंगे। जो बहुत छोटी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका हम लोग ज़िक्र जो है वो इतनी डिटेल में यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बुक के अगले हिस्से में जहाँ जो चैप्टर्स हैं उनमें हम लोग लैंग्वेज को हैं वो डिटेल से बात ज़रूर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसकी पॉपुलेशन है कितनी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके एरिया जो है वो कितने % माउंटेन्स, प्लेट्यूज से कवर्ड है, कितने % जो है वो कवर्ड है बाय द प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, यानी पहाड़ी इलाकों पर और सतूह मुर्तफ़ा पर कितना इलाका है, और उसके साथ साथ फिर बाकी का हम लोग जिक्र करेंगे कि कितने प्लेन्स या मैदानी इलाका है और डेजर्ट एरियाज़ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अगर हम लोग इसकी लोकेशन के बारे में ज़िक्र करें ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो आप ये याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान है वो 23.5 डिग्रीज़ नॉर्थ टू 37 डिग्रीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक हो गया। दुनिया का जो शुमाली निस्फ कुर्रा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसमें ये लोकेटेड है। ये 23.5 डिग्री 23.5 दर्जे
शुमाली से 37 दर्जे शुमाली तक, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न टू 37 डिग्री नॉर्दर्न में जो है हेमिस्फेयर में ये लोकेटेड है। उसके बाद अगर आप इसके लॉन्गिट्यूड्स का जिक्र करें, तूल बल्द का जिक्र करें, तो ये 61 डिग्रीज ईस्ट टू 77 डिग्रीज ईस्ट, 61 दर्जे मशरकी तूल बल्द से 77 दर्जे मशरकी तूल बल्द के दरमियान आपका ये मुल्क जो है वो मौजूद है। और अगर आपको मैप पर इसकी लोकेशन ढूंढनी है तो आपके पास ये चारों वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए, और इन्हीं चारों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप जो हैं इसकी लोकेशन आसानी के साथ तलाश कर पाएंगे। हमें पता है आज़ादी 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को हमें नसीब हुई। दुनिया के नक्शे पर एक इमर्जिंग कंट्री, नई कंट्री जो है वो इमर्ज हुई, नया मुल्क जो है वो बन के उभरा। इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका यही नाम लिखा हुआ है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अच्छा, इसका जो टोटल एरिया है, कुल रकबा है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो इसका टोटल एरिया है। और आपका ये जो मुल्क है 33rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। अब हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमारा ये जो मुल्क है दुनिया के छोटे ममालिक में शुमार किया जाता है, हम लोग इसको स्मॉलर कंट्री जो है वो कंसिडर करते हैं इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ऐसा है नहीं। 200 से ज़ायद ममालिक हैं, अबव 200 कंट्रीज़ जो हैं वो इस दुनिया के नक्शे पर, मैप पर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर 200 कंट्रीज़ हैं तो उसमें से आपका नंबर 33वां है, 33rd लार्जेस्ट हैं आप अकॉर्डिंग टू एरिया। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग दुनिया की जो लार्जर कंट्रीज़ हैं उसमें शुमार किए जाते हैं। आपसे छोटी 170 के करीब कंट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। आपकी कंट्री जो है वो बड़ी है क्योंकि 33rd लार्जेस्ट है। तो इसलिए जो वो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है कि छोटा मुल्क है, छोटा मुल्क होने की वजह से शायद हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं जिनकी वजह से हम लोग जो हैं वो तरक्की नहीं कर पा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जी। हम कह रहे थे कि ये जो आपका मुल्क है अकॉर्डिंग टू एरिया 33वां बड़ा मुल्क है इस दुनिया के, यानी 33rd लार्जेस्ट कंट्री है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एरिया के अकॉर्डिंगली भी इसको देखना पड़े तो आपको ये पता हो कि ये दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। हमसे बड़े 32 ममालिक हैं लेकिन हमसे छोटे 170 के करीब हैं, तो इसलिए हमें उनको कंसिडर करना ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। अच्छा, इसकी अगर पॉपुलेशन के बारे में हम लोग जिक्र करें तो हम लोग दुनिया के उन ममालिक में हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ा रैपिड जो है वो होती है, बड़ी तेज़ी के साथ आबादी में इजाफ़ा होता है, हम दुनिया की उन ममालिक में शुमार किए जाते हैं। अब इतनी रैपिड ग्रोथ के वजह से पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आलमोस्ट 197 मिलियन के करीब है, 20 करोड़ के करीब जो है वो पाकिस्तान के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है हमारे पास पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर मैंने आगे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी तकसीम लिखी हुई है। यहाँ पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो 97% है और 3% जो है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है। अच्छा, ये जो 3% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन गैर मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में है, इसमें जितने भी बड़े मज़ाहिब नॉन रिलीजन्स हैं उनके तकरीबन मानने वाले हमारे पास पाकिस्तान में हैं। हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है, यानी सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की है। हमारे पास पारसीज़ भी मौजूद हैं, हमारे पास बुद्धिस्ट्स भी हैं,
ज्यूज़ भी हैं हमारे पास जो हैं वो ज्यूज़, जिनको हम काफ़र कहते हैं आम ज़ुबान में। अब ये भी हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं, यानी हर वो बड़ा मज़हब जो इस दुनिया में मौजूद है उसके मानने वाले हमारे पास हैं, लेकिन तादाद कम है। और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री ये तादाद जितनी कम हो आपकी क्रेडिट में उतना ही बात अच्छी जाती है कि शायद आपसे मुतासर होके इनके लोग भी जो है वो दायरा इस्लाम में आते चले जा रहे हैं, उनकी तादाद जो है वो कम होती चली जा रही है। 20 करोड़ के करीब 197 मिलियन पीपल, 97%, 97% मुस्लिम्स, 3% नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम 3% है इसमें। उसके बाद अगर इसकी ज़ुबानों का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर लैंग्वेजेस की वैरायटी, ज़ुबानों की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ मैंने मेजर लैंग्वेजेस का जिक्र किया है जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारी बहुत सारी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इलाकाई ज़ुबानें हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में बोली जाती हैं, लेकिन उनका चूँकि एरिया जहाँ पर वो बोली जाती हैं वो बहुत कम होता है, तो हम लोग उनको यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते, उस पर डिस्कशन नहीं हो सकती। लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर लैंग्वेजेस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। इसमें सबसे बड़ी ज़ुबान उर्दू, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ुबान पाकिस्तान में बोली जाती है वो पंजाबी है। पंजाबी पाकिस्तान के तकरीबन चारों ही सूबों में किसी ना किसी लहजे में ज़रूर इस्तेमाल होती है। सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, इंग्लिश और पर्शियन। इंग्लिश बोलने वाले लोगों की तादाद जो है वो अब पाकिस्तान में जैसे जैसे जो है वो तालीम, एजुकेशन जो है वो उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है, तो वैसे वैसे ही इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं उसकी तादाद में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा होता चला जा रहा है। लोग इस ज़ुबान को जो है वो अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, बैनुल-अक़वामी जो आपने राब्ते कायम करने होते हैं, उसके लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को ही जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि पाकिस्तान में उर्दू के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ जो इंग्लिश है, जिसके बगैर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है आपका, तो उसके लिए आपको इंग्लिश जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। आप इसकी लर्निंग जो है, इसके सीखने का प्रोसेस जो है उसको बढ़ाया जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में उर्दू के साथ साथ जो इंग्लिश है इसके सीखने का जो रिवाज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग ज़िक्र करें ये जो एरिया है, रकबा जिसका हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया था, अब इस रकबे में से हमने देखना है कि कितना एरिया कवर्ड है, कितना एरिया घेरा हुआ है पहाड़ों ने, माउंटेन्स ने और प्लेट्यूज़ ने, सतूह मुर्तफ़ा ने, और कितना एरिया जो है वो घेरा हुआ है प्लेन्स ने और डेजर्ट्स ने। सबसे पहली चीज़, 58% ऑफ एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ कवर्ड बाय द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज़। पाकिस्तान की खुश्की का जो इलाका है उसका 58% एरिया पहाड़ों और सतूह मुर्तफ़ा जो हैं उन्होंने घेर रखा है, उस पर मुश्तमिल है। इसके साथ ही 42% एरिया जो बाकी बचता है उस पर प्लेन्स और डेजर्ट्स हैं। प्लेन्स, डेजर्ट्स, मैदान और सहरा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का 42% हिस्सा जो है वो इसको कवर कर रखा है। ये टोटल 100% एरिया जो है वो हमारा बन जाता है, जिसमें से मेजर पार्ट जो है वो पहाड़ों और सतूह मुर्तफ़ा यानी माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ ने कवर कर रखा है, जबकि 42% जो है वो प्लेन्स और डेजर्ट्स के हिस्से में आता है। पाकिस्तान की लोकेशन इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, महल्ले वकू इतना अहम है। आप लोग ये देखिए कि अगर हम लोग पाकिस्तान का दुनिया का 33rd लार्जेस्ट कंट्री हैं, दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स में
जो फसलों की पैदावार है, क्रॉप्स यील्ड, क्रॉप्स प्रोडक्शन में पाकिस्तान हमेशा जो मेजर क्रॉप्स होती हैं उनमें दुनिया के पहले 10 नंबर्स में से एक प्रोड्यूसर होता है। ठीक हो गया। आप अकॉर्डिंग टू एरिया दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है, लेकिन जब आपके पास बात आती है क्रॉप्स की, क्रॉप्स यील्ड की, फसलों की पैदावार की, तो उस हवाले से आपके लिए अहम बात यह है कि आप लोग दुनिया के पहले 10 प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर ज़रूर होते हैं, जो मेजर आपसी की क्रॉप्स हैं, जो बड़ी फसलें हैं उनमें। अच्छा, अब देखना हमने ये है कि अगर हम लोग क्रॉप्स प्रोडक्शन के हवाले से दुनिया में पहले 10 प्रोड्यूसर्स में से एक हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया कवर्ड बाय द प्लेन्स है, जो इलाका घेर रखा है हमारे मैदानों ने, वो इतना ज़रखेज़ है कि एरिया कम होने के बावजूद वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। ठीक हो गया। यानी आप दुनिया की मोस्ट फर्टाइल लैंड होल्ड करते हैं, आपके पास दुनिया की सबसे ज़रखेज़ ज़मीन मौजूद है, डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड। इसमें पाकिस्तानियों की कोई बात नहीं है, इंटरनेशनली इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे ज़रखेज़ ज़मीन जो है वो मैदानों की सूरत में मौजूद है। तो यहाँ पर हमें उसका भी ज़िक्र करना है कि अगर एरिया कम है, अगर एरिया कम कवर किया हुआ है प्लेन्स ने, माउंटेन्स ने जितना कवर किया हुआ है, उसके अलावा प्लेट्यूज़, प्लेन्स, डेजर्ट्स, इसका ज़िक्र जो है हम लोग कर रहे थे। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की लोकेशन जो है उसकी इम्पॉर्टेंस किस वजह से है, क्यों है, इसका जिक्र हम लोग करेंगे कि पाकिस्तान के मोहल्ले वक़ू की अहमियत क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोगों की लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि पाकिस्तान, अगर हम लोग सीजन्स, मौसमों के हवाले से भी जिक्र करें तो पाकिस्तान दुनिया की उन चंद कंट्रीज़, फ्यू कंट्रीज़, बहुत चंद ममालिक हैं जहाँ पर 4 सीज़न्स जो हैं वो आपको एंजॉय करने को मिलते हैं। दुनिया की जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैक्सिमम 2 सीज़न्स जो हैं वो आपको एंजॉय करने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन दुनिया की बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 4 सीज़न्स आपको एंजॉय करने को मिलते हैं, और पाकिस्तान उनमें से एक है। ये भी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स और जितनी भी क्रॉप्स, फल और फसलें होती हैं जिनको हम लोग ख़ुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सीजन्स की वजह से उनकी क्वालिटी और प्रोडक्शन अच्छी या बुरी, कम या ज़्यादा होती है। अच्छा, इसकी अहमियत के हवाले से सबसे पहले हम लोग ज़िक्र करें तो हम चूँकि एक मुस्लिम कंट्री हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले उन एरियाज़ का ज़िक्र करना है जो मुस्लिम ममालिक हैं और पाकिस्तान के हम उनको हमसाया कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ज़िक्र कर लेते हैं उन 4 कंट्रीज़ का जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्रीज़ शेयर करते हैं, यानी जिनके साथ पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं। सबसे पहले इंडिया हमारे मशरिक़ में है, हमारी जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर इससे हमारी बाउंड्री मिलती है। 1650 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये हमारी बाउंड्री है इंडिया के साथ। 1650 किलोमीटर लंबी हमारी जो है वो सरहद इंडिया के साथ हम लोग शेयर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग वेस्ट में जाएं, मगरब की तरफ जाएं, तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के साथ हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाउंड्री, सबसे लंबी सरहद जो है हमारी, वो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर होती है। 2252 किलोमीटर, 2252 किलोमीटर्स लॉन्ग ये है। फर्स्ट लार्जेस्ट बाउंड्री अफ़गानिस्तान, सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री जो है वो हमारी भारत के साथ, इंडिया के साथ है। साउथ वेस्ट में, जनूब मगरिब में हमारे जो है वो ईरान है, 800 किलोमीटर इसकी और हमारी सरहद एक दूसरे के साथ मिलती है। देन नॉर्थ में, जनूब में हमारा चाइना है, 600 किलोमीटर लंबी सरहद है हमारी इसके साथ, जो नॉर्थ में, शुमाल में, और साउथ जो है जनूब जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर अरेबियन सी है, और जो अरेबियन सी है
उसमें हमारी जो बाउंड्री है वो तकरीबन 1100 किलोमीटर के करीब बनती है। अच्छा, ये हमारी जियो स्ट्रेटजिकल पोजीशन है जहाँ पर हम लोकेट करते हैं। 4 वो एरियाज़, 4 डायरेक्शंस जो हमारे कंट्री की सरहदें जहाँ से मिलती हैं वो हमने जिक्र किया। अब सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ का जिक्र करना है, डिफरेंट कंट्रीज़ का, मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र करना है जिनके लिए पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग अगर जिक्र करें तो मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ पर्शियन गल्फ़, खलीज फ़ारस से मुल्हिका जो मुस्लिम ममालिक हैं, सबसे पहले हम उनका जिक्र कर लेते हैं। अगर आप इनको कंसिडर करें, अगर आप इनको देखें तो कौन कौन से इलाके यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आपको UAE, मुत्तहिदा अरब इमारात, देन आपको यहाँ पर जो है वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये वाले इलाके जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। हम ये जानते हैं कि ये वो मुस्लिम ममालिक हैं जो नेचुरल गैस और पेट्रोल और कुदरती गैस में जो है ये बड़े रिच है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये मुस्लिम ममालिक जो हैं इनकी इकॉनमी का ज़्यादातर इन्हिसार जो है, डिपेंडेंसी, वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पर है। तो ये चूँकि मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं और यहाँ पर मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना जो हैं ये भी सऊदी अरेबिया में हैं, वो भी इसी रीजन में आती हैं। तो इसलिए हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होना जो है वो और भी ज़रूरी होता चला जाता है। तो हम लोग बीइंग अ मुस्लिम ब्रदर, इस्लामी या मुस्लिम भाई होने की वजह से हमारे इनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं शुरू से लेके अब तक। देन अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जितने भी वस्ती एशियाई ममालिक या सेंट्रल एशियन जितनी भी स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी स्टेट्स लैंड लॉक्ड हैं। अफ़गानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसा मुल्क जो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है, इनको किसी तरफ से समंदर नहीं लगता, यानी इनका अपना साहल है ही नहीं, ये लैंड लॉक्ड है। और अगर हम लोग दुनिया की ट्रेड का जिक्र करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड वाया सीवेज होती है, समंदरी रास्ते से सबसे ज़्यादा तिजारत होती है। तो इनमें से किसी भी मुल्क के पास इंटरनेशनल तिजारत करने के लिए अपनी बंदरगाह है ही नहीं। अफ़गानिस्तान, इसके अलावा जो कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान का समंदर और पाकिस्तान के साहल जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, ये चंद कोकस जिसे आप कोकाफ कहते हैं, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ये सारी ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, अब हम इनके लिए अहम इसलिए हैं कि ये हमारा हमारा समंदर और हमारी रोड्स को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अब अफ़गानिस्तान तक हमारे पास एक रूट मौजूद है, एक सड़क हमने बनाई हुई है जिसके ज़रिए ये इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजिट वे से ये कर लेते हैं, जिससे हमें ट्रांजिट टैक्स जो है वो मिलता है। अब अगर हम लोग अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते हुए एक मोटरवे के ज़रिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी मिलवा दें तो उनके लिए हमारी अहमियत में और इजाफ़ा हो जाएगा। अब उनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? ये जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ये भी बड़ी रिच हैं। यहाँ पर कुदरती गैस और पेट्रोल बहुत बड़ी मिकदार में निकलता है। और दूसरी चीज़, ज़रई लिहाज से भी ये ममालिक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ हैं। रकबे के लिहाज से अगर आप इन सारे ममालिक को देखें तो ये पाकिस्तान से रकबा भी ज़्यादा बनता है। अब आप इन्हें अपना समंदर, अपनी सड़कें इस्तेमाल करने के लिए दें, बदले में आप इनसे जो है वो नेचुरल गैस ले सकते हैं, आप इनसे पेट्रोलियम ले सकते हैं। ट्रांजिट टैक्स आप पैसे की सूरत में मत लें, आप एक बार्टर ट्रेड का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप उनसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, आप उनसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। और तीनों ही चीज़ों की पाकिस्तान में कमी है, लेकिन उसके लिए आपको इन्हें ट्रांजिट वे जो है वो देना पड़ेगा ताकि ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के थ्रू दुनिया के साथ जो है वो आसानी के साथ
कर सकें, इसलिए भी हम इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे लिए अहम कैसे हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोलियम यहाँ पर बहुत ज़्यादा, नेचुरल गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर सरप्लस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से जो सर्द इलाकों के फ्रूट्स हैं वो भी इन एरिया में काफ़ी उगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फर्टाइल एरियाज़ हैं, तो हम इनसे फ़ायदा जो है वो इसी तरीके से हासिल कर सकते हैं। देन हमारे पास चाइना है। चाइना के बारे में हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी दोस्ती लाजवाल है, हमेशा रहेगी, हमें इस दोस्ती पर फ़ख्र भी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी मुल्क जब किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है तो उसमें सबसे पहले वो अपना मुफाद सामने रखता है। अगर हम ये सोचते हैं कि चाइना सिर्फ हमारी मदद कर रहा है, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये गलत है। वो हमारे से कहीं ज़्यादा फ़ायदा खुद उठाता है। उसकी सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर चाइना ने यूरोप से समंदर के रास्ते कोई चीज़ लेके आनी हो और पाकिस्तान उसे अपने साहल और अपनी सड़कें इस्तेमाल ना करने दे, तो आपको पता है यहाँ से वो सारे का सारा इंडियन कॉन्टिनेंट जो है इसको क्रॉस करेगा, श्रीलंका से सियालोन से गुजरेगा, देन उसको इंडोनेशिया को क्रॉस करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दरमियान से गुजर के, तो फिर वो जो है वो चाइना मेनलैंड तक जो है वो पहुँच पाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा जो है वो किराए अखराजात जो हैं इस पे आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर वो ग्वादर या कराची में अपना सामान जो है वो अनलोड या लोड करता है तो यहाँ से 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये सामान मेनलैंड चाइना में पहुँच जाता है वाया रोड। तो उसको इसका फ़ायदा है। वन बेल्ट वन रोड जो है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उठा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब सबसे ज़्यादा तिजारत इंटरनेशनल जो है वो चाइना करता है, तो वो अपने एक्सपेंस बचाने के लिए भी हमारी मदद करते हैं। चाइना के लिए हम लोग इसलिए भी अहम हैं। दिफाई मामलात में, डिफेंस में वो हमारी मदद करता है। उसकी वजह भी यही है कि अगर इंडिया यहाँ पर कब्ज़ा कर लेता है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान का वजूद नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में फिर चाइना के लिए अपनी इंटरनेशनल ट्रेड इस रास्ते से करना मुमकिन नहीं रह जाएगी। तो वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता चला जा रहा है कि अगर कोई दुश्मन आप पर हमला करे भी तो आप पर कब्ज़ा ना कर सके, ताकि उसका जो रूट है इंटरनेशनल ट्रेड का वो डिस्टर्ब ना हो सके। तो आपकी अहमियत तो डेफिनेटली है, आपको जितना फ़ायदा उठाना चाहिए आप नहीं उठा रहे, लेकिन अगर आप उस लिहाज से मुकम्मल पार्टनरशिप में फ़ायदा उठाते हैं तो आप कहीं हो सकते हैं। इंडिया, भारत, हम लोग सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं, यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा है, हम लोग सेपरेट हो गए। अब इसका नुकसान हम दोनों कंट्रीज़ को ये है कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं किया, कभी कबूल ही नहीं किया। वो हमेशा से कोशिश में रहा है कि ये हिस्सा वापस उसी में जो है वो शामिल हो जाए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हालात काफ़ी ख़राब हैं। हम लोगों ने 3 बड़ी जंगें जो हैं वो लड़ रखी हैं, 1948, 1965 एंड 1971। 3 जंगें हो चुकी। हमारे अवाम, हमारे हुक्मरान, हम कहते तो हैं ना कि अवाम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसे जज्बात जो हैं पाकिस्तान में शायद कहीं पाए जाते हों, लेकिन अगर आप इंडियन रिपोर्ट्स को देखें तो कहीं ऐसे जज्बात नहीं है, वो अवाम भी हमारे ख़िलाफ़ ही है। तो हम लोग यहाँ से बातचीत के लिए एक पॉजिटिव जेस्चर भेजते हैं, एक मुस्बत रवैया उनसे अपनाते हैं, लेकिन वहाँ पर बातचीत की हमेशा जो है वो मनफी रवैया आया, वो हमसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अपने बजट का 70% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो खर्च कर देते हैं डिफेंस पर, दिफाई मामलात पर। मिसाइल्स बना रहे हैं हम लोग, एटम बम जो हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर बम हो रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, हम लोग जो है वो मिसाइल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हम वो पैसा जो आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए, तरक्की, प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो सिर्फ अपनी सरहदें महफूज बनाने में गुजार रहे हैं। अगर हमारे हालात बरादराना, दोस्ताना हो जाए तो ऐसी सूरत में हमारे जो पैसों की मेजर पार्ट है वो ज़ाया नहीं होगा, हम जो है वो बेहतर सूरत हाल में रह सकते हैं।
इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, अहम तिजारती बंदरगाह, ये मैंने आपसे अभी जिक्र किया चाइना के हवाले से कि इसको इस्तेमाल करते हुए यूरोपियंस अपना माल जो है वो फार ईस्ट एशिया तक पहुंचा सकते हैं और फार ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ अपना माल आसानी के साथ कम वक्त में कम अखराजात में जो है वो पहुंचा सकती हैं फार ईस्ट एशिया तक। रिलेशनशिप विद इस्लामिक कंट्रीज़, मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया में, पाकिस्तान हमेशा से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। जियो स्ट्रेटजिकल पोजीशन है हमारी, जोग्राफियाई जो सूरत हाल है हमारी, वो पोजीशन काफ़ी अच्छी है। हमारे बगैर जो है वो दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ का गुजारा नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत लोकेशन जो है वो अता फरमा रखी है। हमें सिर्फ उस लोकेशन को कैश करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ ऐसी बनाने की ज़रूरत है। और फ्रॉम सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, आज़ादी से लेके अभी तक कोई ऐसा पॉलिसी मेकर हमारे पास नहीं आया जो कि ऐसी पॉलिसी बना के दे जिसकी वजह से हम लोग अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। जी, हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। नए टॉपिक के साथ जो हम अगले लेक्चर में आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।